Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to continue our topic known as linear equation in one variable. पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन का इंट्रोडक्शन समझा था एंड उसके बारे में हमने जाना था कि कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, इस पार्ट में हम स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन समझेंगे एंड थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस भी समझेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 4. सपोज ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है मेरे पास. तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे सॉल्व. ठीक है, पहला मेथड क्या कहता है, इसको करने के तरीके दो हैं. पहला मेथड कहता है कि मान लो, अज्यूम कर लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज जेड है. ठीक है, जेड. तो इससे इक्वेशन में क्या कन्वर्जन हो जाएगी, जहां पे भी एक्स स्क्वायर है वहां पे क्या हो जाएगा, जेड बन जाएगा. तो 3 माइनस जेड अपॉन 8 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 4. ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इस तरफ. तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 माइनस जेड इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स 8 प्लस जेड. ओके, अब ये क्या होगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा किससे, दोनों से. अब देखो 4 इंटू 3 12. अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस टाइम्स माइनस क्या होता है, आंसर माइनस में आता है. तो क्या आएगा, 4z -4z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, अंदर तो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, नेगेटिव. 3 8 जा 24 एंड ये नेगेटिव है, z क्या है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, -3z. अब सिमिलर लाइक टर्म्स को एक साथ रख लो, इस 4z को और इस 3z को साथ में रखना है. तो मैं इस 3z को कहाँ ले जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4z एंड -3z था उस तरफ, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +3z इज इक्वल्स टू -24. नाउ अब ये जो 12 है इसको भी तो मैं उस डायरेक्शन में ले जा सकता हूं. तो क्या हो जाएगा, -4z प्लस 3z इज इक्वल्स टू -24 -12. 12 वहां पे पॉजिटिव था, तो इक्वल टू के अपोजिट साइड आने पर क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो गया. तो -4 प्लस 3. अब मैंने बताया भी था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो वी विल डू सब्ट्रैक्शन एंड द साइन विल बी ग्रेटर नंबर साइन. तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, 4 है, तो माइनस लगेगा, और 4 माइनस 3 इज 1. तो z 1z लिखो या z लिखो एक बात है, इज इक्वल्स टू 36 -4 भी, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दे विल ऐड एंड साइन विल बी नेगेटिव. माइनस से माइनस कट जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आई, 36. दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर. क्यों, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है, एक्स स्क्वायर को z माना है. तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. अब इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट करते ही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो गया. अब क्या होगा, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी. अब किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है, 4 का, राइट. बट -4 का भी तो स्क्वायर क्या होगा, 36. तो +-4 बोथ वैल्यूज विल बी देयर. ठीक है, ये याद रखो कि कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, एंड -2 का स्क्वायर भी कितना होगा. स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2, यही होएगा स्क्वायर का मतलब.
तो माइनस माइनस प्लस 4, ये देखो ये भी 4 एंड ये भी 4, तो प्लस माइनस दोनों आएगा। अब क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, देन आंसर क्या होगा, x की वैल्यू लेंगे हम +4। अगर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो प्लस माइनस 4, और अगर क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू तो हम पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा वैल्यू चूज करेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज। ये हो गया पहला तरीका इसको समझने का। अब दूसरा तरीका क्या कहता है, कुछ नहीं करना हमें, जो दूसरा तरीका है वो सिमिलर सा है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे, जो हम अज्यूम करा था z वो नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे करके दिखाता हूं मैं। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप से सॉल्व होगा। इसका मैं पेन बदल देता हूं जिससे आपको आसान नहीं हो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स 8 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं करा, लिखा नहीं जेड के तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा, 4 3 = 12 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 8 = 24 माइनस 24 -3 एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाऊंगा और इस वाली वैल्यू को उधर ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -24 माइनस it will be minus 12. Okay, so it will be माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -36। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। देन कहाँ पे पहुंच गए हम, यहाँ पे पहुंच गए। देखो उसके बाद तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड में से हम कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंचुअली हमने क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव, वरना अगर वैल्यू पूछी तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. 10 years later their ages will be in the ratio of 9:7. Find their present age. अब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कह क्या रहा है क्वेश्चन वाला। ये कह रहा है कि A एंड B दो लोग हैं जिनकी प्रेजेंट एज की जो रेशियो है वो 7:5 है। 10 years later, इसका मतलब क्या है, 10 साल के बाद उनकी एजेस की रेशियो क्या बन गई है, 9:7, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। मैं बोलता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A is equals to 7x and therefore the present age of B कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x। क्यों बेटा 5x क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का जब मैं रेशियो करने बैठूंगा तो 7/5 ही तो आएगा। रेशियो मतलब क्या होता है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया एंड जो आउटपुट आया, जो फ्रैक्शन आया वो 7/5 है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी प्रेजेंट एज। इसके बाद 10 years later मतलब 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, ए की एज क्या हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी। अब 7x तो प्रेजेंट है, मतलब सपोज मैं मान लेता हूं कि आज मैं 20 साल का हूं, तो 10 साल के बाद मैं 30 का ही होऊंगा। मैंने क्या करा, 20 + 10 कर दिया, तो इसलिए वो 30 बन गया। तो 7x + 10 हो जाएगा। ऐसी B की एज क्या हो जाएगी, उस टाइम पे B की एज कितनी हो जाएगी, 5x + 10। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इनकी रेशियो कितनी होगी, 9/7 होगी, कितने, 10 साल के बाद। तो 10 साल वाली कौन सी है, ये है। तो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करूँगा मैं, 7x + 10/5
5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/7। क्लियर है। अब ये इक्वेशन बन गई है हमारी और इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको आप कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 years ago मतलब पहले, फादर वॉज 3 times as old as his son। जो फादर है, जो पिता है, वो अपने बेटे मतलब सन मतलब बेटे से 3 times 3 गुना बड़े हैं, ओल्डर है। एंड 2 years hence 2 साल बाद, hence मतलब बाद में, twice his age will be equal to 5 times that of his son। twice his age 2 साल 2 गुना उनकी साल, कितनी साल, पिताजी की जो उम्र है 2 गुनी कर दूं तो वो किसके बराबर होगी 5 गुनी होगी, 5 टाइम्स होगी उनके सन से। ठीक है, ये कब की बात हो रही है 2 साल के बाद की। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जगह यहाँ पे सन मान लेते हैं, सन, क्योंकि फादर के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। ओके, तो सन मानते हैं हम यहाँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी होगी, x मान लो। 2 साल पहले फादर की एज कितनी थी, अब उसके सन से 3 टाइम्स ज्यादा थी। ठीक है, तो क्या होगा 2 years ago 2 साल पहले सन की एज क्या होगी, सन्स एज कितनी होगी, x-2 होगी कि नहीं, आया ना। एंड फादर की कितनी होगी, फादर्स एज कितनी होगी फादर की, वो है 3 times as old as his son। तो 3 times as old as his son। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी होगी ऑफ फादर। देखो ये जो एज बताई इसने कितनी, 2 साल पहले की बताई, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 साल कम बढ़ा दूंगा ना, पहले की बात है तो बढ़ा दूंगा तो प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3 times x-2 प्लस 2। ये प्लस 2 क्यों करा, जिससे प्रेजेंट एज आ जाए। अब मैं बोलो 2 साल पहले मैं 18 साल का था, प्रेजेंट एज कितनी होगी, 18 + 2 20 ना, होगी कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 3x - 3 2 6 -6 + 2 कितनी हो जाएगी 3x - 4। ये होगी हमारी प्रेजेंट एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साल के बाद, अभी तो 2 साल पहले की बात हो रही थी, अब वो चीज खत्म हो गई, अब किसकी बात हो रही है 2 साल के बाद की। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा 2 साल के बाद, तो आफ्टर 2 years या 2 years hence, 2 years hence। अब मेरे को ये बताओ 2 साल के बाद उनकी क्या एज हो जाएगी दोनों की। अगर इसकी x है सन की, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज कितनी हो जाएगी x + 2, और फादर की कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट है उसमें 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3x - 4 में ऐड कर दिया 2, कितना हो जाएगा 3x - 2। हाँ या ना, और पीछे ईयर्स लगा दो, लगाने हैं तो, क्योंकि एज किस में हम करते हैं, ईयर्स में बात करते हैं। एंड हमको बोला है कि उस टाइम पे ट्वाइस हिज एज, किसकी एज, पिताजी की एज, विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 times होगा सन के। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर मैं ट्वाइस कर दूं किसके, फादर की एज का, फादर की एज उस टाइम कितनी होगी 3x - 2, कहाँ से निकाला, यहाँ से। ठीक है,
उसके बाद विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द ऑफ हिज सन, ठीक है, सन की एज से, और 5 टाइम्स ऑफ सन, सन की एज कितनी है x+2, तो 5 टाइम्स x+2। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6x - 12 इज इक्वल्स टू 5x + 10। ये 5 मैं उधर ले जाऊंगा और ये 12 इस तरफ ले आऊंगा, क्या हो जाएगा 6x - 5x इज इक्वल्स टू 10 + 12। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 22। अगर x की वैल्यू 22, दैट मीन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटे की, 22, और प्रेजेंट एज फादर की कितनी हो जाएगी, 3 × 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 3x - 4 है, किसकी, पिताजी की, 3x - 4। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, दिक्कत ना हो। ये किसकी है एज, फादर की। तो क्या होगा, 3 × 22 - 4, 66 - 4, तो कितनी आ जाएगी, 62। तो पिताजी की कितनी उम्र है, 62, और बेटे की कितनी उम्र है, 22। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। मतलब मान लो अगर मैंने 13 नंबर लिया है, 1 3, तो इन दोनों की डिजिट्स क्या है, 1 और 3, इन दोनों का सम कितना है, 4। वैसे कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनकी डिजिट्स का सम कितना है, 8। The number obtained by interchanging the digit exceeds the given number by 18. Find the given number. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अच्छे से समझा जाए। पहली बात तो ये कि इंटरचेंज का मतलब क्या है, पहले तो हमें नंबर लिखना पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा, मान लो 51 लिखा सपोज। अब इस 51 को अगर मैं टुकड़ों में तोड़ के लिखूंगा, मेरे को ये बताओ 1 जो है वो 1s प्लेस पे है, और जो 5 है वो 10s प्लेस पे है, राइट। तो जो 10s में है उसको मेरे को 10 से टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो 1 पे है उसको 1 से या 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, 51 तभी बनेगा कि नहीं। कोई सा भी नंबर 23 है तो कैसे लिखूंगा मैं, 2 × 10 + 3। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 किस प्लेस पे, 10s प्लेस पे, 10s प्लेस पे, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जिस प्लेस में जो नंबर है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली मैं करूंगा यहाँ पे लेट द ones place digit be x। so 10th place digit क्या होगी, 10th place digit वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो दोनों का सम 8 है, तो अगर एक x है तो दूसरा 8 - x होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, नंबर क्या बन गया, अवर नंबर या ओरिजिनल नंबर बोल लो, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में क्या होगा, देखो ये किस प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो क्या होगा 10 × किससे, 8 - x प्लस, और 1s प्लेस पे क्या x है ना, तो x। और जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर क्या है, इंटरचेंज कर दे किनको, डिजिट्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ 13 को मैं क्या लिखूंगा, 1 × 10 + 3। 13 को कैसे लिखूंगा, 1 × 10 + 3, यही ऐसे लिखूंगा। अगर मेरे को लिखना है 31, मैंने क्या करा, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जहां पहले डिजिट्स थी पलट दिया उनके प्लेसेस को, तो क्या हो जाएगा 3 × 10 + 1, ये हो जाएगा कि नहीं, आया ना। तो दैट मीन्स अगर नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, जिस प्लेस पे वो गया है डिजिट बस उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, उसके प्लेस वैल्यू से। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर
विल बी इक्वल्स टू, अब 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, प्लस किससे करेंगे 8 माइनस एक्स, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे चला गया। अब बोला जो नया नंबर जो ऑब्टेन हुआ है मेरे को किससे, बाय इंटरचेंजिंग से, वो एक्सीड कर रहा है गिवन नंबर को, ओरिजिनल नंबर को, कितने से, 18 से। दैट मीन्स जो पलट के नंबर आया है दैट नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो मेरे को बस क्या करना है, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 18, क्योंकि 18 एक्सीड कर रहा है वो। तो न्यू नंबर की जगह 10x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस ऑफ क्या, 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 18। तो इसको सॉल्व कर दो, मैं बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 10x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस, इसको अंदर पढ़ेंगे 80 माइनस 10x प्लस एक्स। पहले ब्रैकेट को खोलते हैं हमेशा, याद रखना। तो क्या होगा, ये 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x प्लस 8, और माइनस ब्रैकेट में जाके अंदर क्या आएगा, 80 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। क्या हो जाएगा, 9x प्लस 8 माइनस 80 माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल्स टू 18। ये प्लस क्यों हुआ बेटे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और ये भी माइनस था, तो माइनस टाइम माइनस प्लस हो गया। तो अब याद करना, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18x 8 माइनस 80 दैट विल बी माइनस ऑफ 72, क्योंकि बड़ा वाला कौन है, 80, इट इज इक्वल्स टू 18। बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वंस प्लेस की, और टेंस प्लेस की हमें निकल आएगी। चलो निकाल ही लेते हैं। 18x इज इक्वल्स टू 72 प्लस 8, 18 आ जाएगा। 72 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 18 दैट वुड बी 90। तो 18x इज इक्वल्स टू 90। अब 18x 90 है तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 अपॉन 18। तो 9 10 ज़ा 90, 9 2 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया वंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे कितना आ गया, 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो व्हाट इज द नंबर, 35 इज द नंबर। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वंस डिजिट of 2-digit number is twice the 10th digit. When the number formed by the reversing the digit is added to the original number, the sum is 99. Find the original number. Similar question, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया इसका, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं बोलूँ वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे बोला जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 10 प्लेस से ट्वाइस है, तो मेरे को क्या लेट करना पड़ेगा, ये गौर करने की बात है। जिसके कंपैरिजन में हम काम कर रहे हैं हमेशा उसको x लो, ठीक है, हमेशा उसको x लो। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे लेट 10th प्लेस डिजिट बी, क्या ले लूँ, x ले लूँ। तो देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, ट्वाइस है, किससे, वंस प्लेस से, दैट विल बी 10th प्लेस से 2x। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नंबर क्या बना, अवर नंबर या ओरिजिनल नंबर कह लो, ठीक है, ओरिजिनल नंबर अभी जस्ट बताया था मैंने, 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 12x। एंड जो न्यू नंबर बना, न्यू नंबर में क्या हो गया, 10 इंटू क्या हो जाएगा 2x,
प्लस एक्स, क्योंकि 10 प्लेस वाला 1 प्लेस पे चला गया, तो कितना हो जाएगा 20x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 21x। इन दोनों का सम मतलब 12x प्लस 21x कितना है दोनों का 99। कहाँ से पता चला, इस लाइन से पता चला हमें। तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 33x इज इक्वल्स टू 99 एंड x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 99/33, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x वैल्यू कितनी आ गई 3 और नंबर क्या हो गया 3 और ये 6 हो गया ना, तो नंबर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 विल बी द आंसर और द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है 11 के बराबर है। अब इसको पढ़ो ढंग से, क्या करेंगे हम इसमें, क्या कर सकते हैं हम इसमें, दोनों सम का जो सम है, दोनों डिजिट्स का जो सम है दैट इज 11, और अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं डिजिट्स को तो वो एक्सीड कर रहा है ओरिजिनल नंबर से कितना 27, तो फाइंड द नंबर। सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी, अगर मैं कहूं कि वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे मान लो x है, तो टेंस प्लेस पे कितना हो जाएगा, टेंस प्लेस पे वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 11 माइनस एक्स ऑब्वियसली, और जो नंबर है वो क्या बनेगा 11 माइनस एक्स इंटू 10, क्योंकि टेंथ प्लेस पे था, टेंथ प्लेस पे था प्लस एक्स, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर। और हमारा जो न्यू नंबर बनेगा, न्यू नंबर जो इंटरचेंज करने से बनेगा वो क्या बनेगा x इंटू 10 प्लस 11 माइनस एक्स, क्योंकि डिजिट्स इंटरचेंज हो गए और ये एक्सीड कर रहा है किससे, ओरिजिनल नंबर से बाय 27। तो मैं क्या कह सकता हूं, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू कितना 27। बस वैल्यू पुट करो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 7 इज 777, फाइंड दीज नंबर। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार। अगर मैं बोल रहा हूं 1 2 3, तो ये तीनों नंबर लगातार आ रहे हैं एक के बाद एक, तो कह रहे 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 7, तो अगर एक 7x होगा तो एक 7x प्लस 7 होगा, क्योंकि जो 7x अगर मल्टीपल है 7 का तो उसका जस्ट नेक्स्ट जो 7 से डिवाइड होगा दैट वुड बी प्लस 7 ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई नंबर है 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है राइट, तो उसका जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा 4 प्लस 2 6, ऑब्वियसली 6 विल बी द नेक्स्ट मल्टीपल। ऐसे ही इसको 7x प्लस 7, और अगला क्या होगा 7x प्लस 7 में एक और 7 ऐड कर दिया मैंने, कितना हो जाएगा 7x प्लस 14। या तो आप इस ढंग से देख लो या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेम बात ही है कि अगर एक 7 इंटू एक्स, दूसरा कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1, और तीसरा कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 2। अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे या फर्दर सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, ये चीज़ यही बनेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन तीनों का सम कितना है 777, दैट मीन्स 7x प्लस 7 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 7 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 777। तो क्या होगा 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 777। ये कितना हो जाएगा 21x, 7x प्लस 7x प्लस 7x प्लस
7 + 14 21 इज इक्वल्स टू 777। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें 21 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? x + 1 इज इक्वल्स टू 777। क्या कर दूंगा? इस 21 को डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा? x + 1 इज इक्वल्स टू 777 अपॉन 21। तो 7 के टेबल पे काट दो, 7 3 ज़ा 21, 1 1 1, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो क्या हो जाएगा? x + 1 इज इक्वल्स टू 37। कितना आ जाएगा x की वैल्यू? -1 कर देंगे, दैट वुड बी 37 - 1। कितना हो जाएगा? x विल बी 36। सो जो मल्टीपल्स हो गए वो क्या हो गए? 7 × 36, 7 × 37 और 7 × 38, ये नंबर्स हो गए। तो 36 × 7 करूँगा मैं, कितना बनेगा? 36 × 7, 6 7 ज़ा 42, 21 + 4 25, 252, 250 + 7 कर दो ना इसमें, एक आंसर है 252 + 7 करूँगा तो कितना आएगा? 259 और +7 करूँगा 266। तो ये क्या हो गया? हमारे 3 नंबर्स मिल गए जो मल्टीपल ऑफ 7 है, और इनका सम करूँगा तो 777 आ रहा है। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। कभी बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि ऑल्सो वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई यहीं पे कर लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा? 252, 259 एंड 266, इनको ऐड करें। 9 + 6 इज 15, 17, ये 17 हो गया। 10 17, 17 हो गया, और ये 7 आ गया, तो 777। दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 7. If 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5. Find the rational number. देखो, हम लिखते कैसे फ्रैक्शन को? 1/2, ऊपर क्या होता था? न्यूमरेटर, नीचे क्या होता था? डिनोमिनेटर, राइट? तो उसी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम इसमें? हमें करना है द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 7। अगर डिनोमिनेटर को x मान लिया मैंने, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ध्यान से पढ़े। यहाँ पे बोल रहे हैं डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 7। किससे कंपेयर कर रहे हैं? न्यूमरेटर से। तो हम न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं? न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन गया वो क्या बन गया? x/x + 7, यही बना हमारा फ्रैक्शन। अब 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो 3x सब्ट्रैक्ट कर दे न्यूमरेटर से और 2 ऐड कर दे डिनोमिनेटर। द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। जो नया नंबर बना वो 1/5 है। फाइंड द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? ये रैशनल नंबर है। इससे हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पे, और वो जो वैल्यू आएगी वो हमें कहाँ पुट करनी है? इसमें। क्लियर है? सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मोटर बोट, ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कवर्स गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर्स 4 hours while it takes same distance upstream in 5 hours. If the speed of stream is 3 km/h, find the speed of motor boat in still water. देखो बेटा, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम को समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धार मतलब नदी की धारा, नदी की स्पीड। अपस्ट्रीम का मतलब हम अगेंस्ट जा रहे हैं,
और डाउन स्ट्रीम मतलब वी आर गोइंग विद द रिवर, फ्लो ऑफ रिवर। देखते हैं इसको याद करने का तरीका। देखो अगर मैं झरने की बात करूं, वाटर की, झरने की, तो झरने की बात करूं तो क्या होगा, देखते हैं। झरने की बात कर रहा हूं मैं, झरना ऊपर से नीचे गिरता है, राइट, तो नीचे। अगर मैं बोल रहा हूं अप स्ट्रीम, दैट मीन्स अप, अप मतलब ऊपर, तो यहाँ पे जो सिंबल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज अप स्ट्रीम। तो हमारी जो ओवरऑल स्पीड होगी वो क्या होएगी, हमारी स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, क्योंकि वाटर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। अगर पानी का फ्लो तो हमेशा नीचे ही रहेगा, और डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन, दैट मीन्स वी आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये अपस्ट्रीम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, मान लो ये नदी है और नदी इस डायरेक्शन में चल रही है, अगर मेरी बोट भी इस डायरेक्शन में चल रहेगी तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और अगर मेरी बोट अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी तो अगर मैं जोर मारूंगा मोटर की या किसी भी पैडल की तो मेरे को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप मीन्स अगेंस्ट, अपोजिट, और डाउन मीन्स विद द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। हमने बेसिक तो समझ लिया, इसका मतलब क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को the motorboat goes downstream and covers a distance in 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of stream is, मतलब stream मतलब पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, फाइंड द स्पीड। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, फाइंड द स्पीड, तो मैं कहूँगा लेट द क्या आएगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। बी क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, किसकी, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के अपोजिट जा रहे हैं, तो x तो मेरी स्पीड थी बोट की, और पानी की स्पीड उसे क्या करेगी, अपोज, किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम क्या होगी स्पीड, वो होगी x+4, क्योंकि मैं पानी x+3 क्योंकि मैं पानी के साथ में जा रहा हूं, है ना, पानी के साथ में जा रहा हूं, तो x+3, ओके, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल बात कि मेरे को बोला है जो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करा इसने 4 आवर्स में, कहाँ, डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में ये, तो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये याद रखना, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सुना होगा आपने, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आ गया। दोनों की डिस्टेंस सेम है, क्योंकि आने और जाने का क्या है, सेम डिस्टेंस, या लिखा भी हुआ है सेम डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, जाने का और आने का। तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड कितनी थी मेरी डाउनस्ट्रीम की, x+3, तो x+3, और टाइम कितना लगा मेरे को, 4 आवर्स लगा, तो कितना लगा, इनटू 4, और डिस्टेंस कितने होगा, किलोमीटर में। अब ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम कितना होगा, स्पीड कितनी थी, x-3, और टाइम कितना लगा, 5 आवर्स, तो ये भी किलोमीटर है। और ये दोनों है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन।
तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू 5। सो इसको सॉल्व करो और हमें बोट की स्पीड यानी x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर। टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एग्जैक्टली एक साथ एक मूवमेंट पे दोनों ने अपने कार्स शुरू करी या इंजन शुरू करा फ्रॉम दीज टू टाउन एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन द अनदर बाय 7 किलोमीटर पर आवर। If the distance between the cars after 2 hours is 34, find the speed of car। ठीक है, स्पीड ऑफ कार्स, दोनों की स्पीड। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मेरे को देखो यहाँ पे दो टाउन है, एक टाउन तो ये रहा है टाउन ए और ये है टाउन बी। एक गाड़ी यहाँ से चल रही है और एक गाड़ी यहाँ से चल रही है, तो दोनों साथ में चलिए। कितने किलोमीटर है मेरे पास, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन अदर बाय 7। अगर ये x है तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ये लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है कि लेट द स्पीड ऑफ वन कार इज x, therefore the speed of another car will be x plus 7। ठीक है, if the distance covered अच्छा, तो अब ये बताओ डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट, अभी पढ़ाया मैंने। तो इसमें स्पीड कितनी है x और टाइम कितना लगा उसने, 2 घंटा। तो ये 2 घंटे में कितना डिस्टेंस इसने कवर करा होगा, स्पीड मतलब x और टाइम कितना लगा इसको 2, तो 2x इसने किलोमीटर में कन्वर्ट करा, मतलब कवर करा। ऐसे ही इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, किसमें, 2 घंटे में कितना कवर करा होगा, दैट वुड बी x प्लस 7 इंटू 2, इतना ही करा होगा उसने 2 आवर्स में, स्पीड इंटू टाइम। और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया फिर बाद में, 34 किलोमीटर रह गया, राइट। तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 300 के बराबर ही आना चाहिए कि नहीं, यस या नो। तो सही बात है ये तो मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 34 प्लस x प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3। सो दिस विल बी द इक्वेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, करना चाहते हैं हम, अगर हमें सब्जेक्टिव पेपर देना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ वन कार बी x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर द स्पीड ऑफ अनदर कार विल बी x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 2 hours वुड बी या विल बी 2x and distance covered by the second car in 2 hours will be x plus 7 times 2, ये आएगा। ठीक है, and the distance क्या बोलते हैं हम, distance remain between these two cars is 34। फिर उसके बाद लिखेंगे according to question sum of all the distances will be equals to 300 and फिर ये इक्वेशन लिख डालो, उससे को सॉल्व कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी, तो एक कार की स्पीड आ जाएगी और उस वैल्यू में 7 और ऐड कर देंगे तो दूसरे कार की भी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 9 एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, द एरिया रिमेन्स सेम। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 सेंटीमीटर बड़ी है, और लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं कितना, 9 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को कम कर दूं, रिड्यूस कर दूं 5 सेंटीमीटर, जो एरिया क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो मैं क्या कहूँगा, लेट, अब इसमें लेंथ लेंगे कि ब्रेथ लेंगे, यहाँ पे
लेंथ को कंपेयर किससे कर रहे हैं, ब्रेथ से, सो हम ब्रेथ लेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ वुड बी 3 ज़्यादा ना, तो x प्लस 3 ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स। क्लियर है, लेंथ वुड बी x प्लस 3 सेंटीमीटर्स। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो x इंटू एक्स प्लस 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यूनिट नहीं भूलना कभी भी, ठीक है। अब अगर मेरे पास न्यू लेंथ बोल लूँ मैं, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बाय 9 से, तो x प्लस 3 थी लेंथ और उसमें 9 ऐड कर दिया, दैट वुड बी x प्लस 12, ठीक है। दैट विल बी x प्लस 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या कहेंगे, ब्रेथ, न्यू ब्रेथ क्या होएगा, x प्लस रिड्यूस कर दिया -5, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 सेंटीमीटर। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू x प्लस 12 टाइम्स x माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे को क्या बताया, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया दोनों बराबर है, तो क्या लिखूंगा मैं, x टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 12 टाइम्स x माइनस 5। सो दिस विल बी द इक्वेशन। और इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो क्या होएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा समझ के, इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि कैसे करना है इसे। ओके ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। अलग पेन ले लेता हूं मैं जिससे पता चल जाए। तो क्या होगा, x टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 12 टाइम्स x माइनस 5। ये तो इस x को x के साथ x स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ करूँगा 3x इज इक्वल्स टू x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर और इस x को 5 माइनस 5 के साथ करूँगा तो क्या होगा माइनस 5x। इस 12 को x के साथ करूँगा तो प्लस 12x और इस 12 को माइनस 5 से करूँगा तो माइनस 60। तो क्या होएगा, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 12 इज प्लस कितना होगा 7x माइनस 60। ठीक है, अब ये 7x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 60। ये कितना आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 60। माइनस से माइनस कट गया, क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 4। कितना आ जाएगा 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15। और हमें क्या चाहिए था, मैंने क्या माना था, ब्रेथ को x माना था राइट, और ये क्या था x प्लस 3 था। तो अगर ये 15 हो जाएगा, ब्रेथ 15 हो जाएगा तो सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज द आंसर। ओके एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये वाला पर्स वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे करेंगे। यस, अ पर्स हैज़ ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन इन इट। एक पर्स है जिसमें 1 रुपये का सिक्के और 2 रुपये के ही सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 1/3 द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। किससे कंपेयर करा 1 रुपी कॉइन से, तो मैं क्या कहूँगा लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन क्या मान लिया मैंने x। अब इसकी यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो काउंटिंग की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो इसलिए कोई यूनिट ही नहीं लगेगी। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितनी हो जाएगी
कॉइन्स इज इक्वल्स टू कितनी है 1/3, तो 1/3 ऑफ एक्स। और पूरे पर्स में कितने रुपए हैं 115 रुपये हैं, तो 2 रुपी कॉइन का मेरे को अमाउंट बताना है, मतलब 1/3 एक्स की x/3 की वैल्यू बतानी है ऑब्वियसली। तो हमें क्या करेंगे इसमें, देखो 1 रुपये के सिक्के x थे तो 1 × x, क्योंकि 1 रुपये के थे तो 1 अमाउंट है, एंड प्लस 2 रुपये था अमाउंट और कितने थे सिक्के 1/3 एक्स इज इक्वल्स टू 115। ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x/3 इज इक्वल्स टू 115। अब मैं क्या करूँगा, अपॉन 1 मान सकता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर होना पड़ेगा अगर हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है। दैट मीन्स मैं इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर और नीचे, क्या हो जाएगा 3x/3 प्लस 2x/3, दैट वुड बी 115 लिखा है। तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स, क्या हो जाएगा 5x/3 इज इक्वल्स टू 115। ठीक है, तो हमारे को क्या पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू 115। ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटू 3/5। क्या करूँगा 5 2 × 10, 5 3 × 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 69। बट हमें क्या निकालना है 2 रुपी कॉइन के बताने हैं, तो x/3 है 2 रुपी कॉइन तो काउंटिंग, तो कितनी हो जाएगी 23। सो कितने सिक्के हैं 2 रुपए के 23 सिक्के हैं उस पर्स में। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।